हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में है, रिवीजन पॉइंट के साथ है, तो आपको अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बात करेंगे हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। सबसे पहले 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को, और ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हैं सिलियन मर्फी। पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है असम में। अच्छा, कल गलती से मैंने 282 मीटर बता दिया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, मुझसे से निकल गया था, 182 मीटर रहेगा, करेक्ट कर लीजिएगा। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बनाए गए हैं। द कॉन्स्पिरेंसी नाम की पुस्तक श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने लिखी है। और अभी माजुली के मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। असम में पड़ता है ये। मोबाइल फोन के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। और अभी हाल ही में सुधा मूर्ति जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब चुनाव आयोग के केवल अध्यक्ष बचे हुए हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, जो भी चीजें हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ी या बाकी चीजों में, उसकी क्विज भी आपको दे दी गई है। क्विज आप एमजीटी ऐप पर जाकर लगा सकते हो रोजाना के, ऐसे ही मंथली पीडीएफ हो या फिर कोई भी क्विज हो, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। यहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह भी मिलेंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस जो है ना, एक्चुअली में मार्च महीने के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। तो इस बार मार्च महीने का जो सेकेंड वेडनेसडे था वो पड़ रहा है आज, यानी कि 13 मार्च को। तो आज मनाया जा रहा है धूम्रपान निषेध दिवस, यानी नो स्मोकिंग डे। तो स्मोकिंग का कितना घाटा होता है तो ये सब तो आपको मोटा मोटा पता ही होगा। इससे हमारा जो फेफड़ा है वो नुकसान होता है। अच्छा, एक चीज और, कोई जरूरी नहीं है कि आप धूम्रपान करो तभी आपको नुकसान होगा। आपके आसपास भी अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो भी उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको अपने आसपास अगर सार्वजनिक क्षेत्र पर है तो वहां पर किसी को स्मोकिंग ना करने देने की सलाह देनी चाहिए। मार्च महीने के दूसरे बुधवार को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार पड़ रहा है 13 मार्च को, तो इस बार 13 मार्च को मनाया जा रहा है। थीम क्या है? थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है ना, बच्चों को टोबैको इंडस्ट्री से के इंटरफेरेंस से बचाना, यही इसका थीम है। अगर हम लोग बात करें अभी तक महत्वपूर्ण दिवस की, तो यहाँ पर आपके सामने है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। 10 मार्च को सीआईएसएफ रेजिंग डे। और 10 मार्च को ही इंटरनेशनल विमेन जस्टिस डे मनाया गया। और 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे। क्लियर है ना? आगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर किस तारीख को देश में सीएए लागू किया? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा फाइनली नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि भारत में अब सीएए लागू हो गया है। तो ये 11 मार्च 2024 को इन्होंने अधिसूचना जारी करके लागू कर दिया है। अगर पूछा जाए कि सीएए कब अमेंडमेंट आया था, यानी कि ये जो बिल था ये एक्ट कब बना था, तो एक्ट ये बन गया था 2019 में ही। संविधान संसद के दोनों सदनों से 2019 में ही पारित कर लिया गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया था, लेकिन लागू नहीं किया जा सका था। लागू जाकर के अब कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बना करके 1 महीने पहले ही दी हुई थी, जहां पर एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था कि लोकसभा से चुनाव से पहले ही लागू करेंगे सीएए, और अब लागू हो गया है 1 महीने के अंदर ही। ठीक है ना, जब इन्होंने अनाउंस किया था तो ये वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो फिर आपको अच्छे से सीएए समझ में आ जाएगा, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्यों जो है लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदायक होगा। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हुई हैं। आप ये वीडियो जरूर देखना।
सर्च करना है CAA MJT एजुकेशन आगे लिख देना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कब कब ये चीजें आई। फिर उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में समझेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं CAA। ओके, तो ये भी एक नागरिकता में एक संशोधन है। कुल मिलाकर के ये समझो। लोकसभा में इसके लिए बिल लाया गया था 9 दिसंबर 2019 को। गृह मंत्री अमित शाह जी ही लाए थे। ये बिल लोकसभा में पास हो गया अगले ही दिन 10 दिसंबर को। फिर ये राज्यसभा में गया 11 दिसंबर को, वहां भी पास हो गया। फिर 12 दिसंबर में राष्ट्रपति के पास गया, वहां भी पास हो गया। और जब यह तीनों सदनों से पास हो जाता है, संसद के तीनों अंगों से पास हो जाता है, तो कोई भी बिल एक्ट बन जाता है, कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम ये बन गया 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। लागू जाकर के अब हो रहा है 11 मार्च 2024 को। अब समझो ये CAA है क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो दोस्तों, अपनी नागरिकता में 6 बार अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं। मैंने इसको आपको पॉलिटी वाली क्लास में भी बताया हुआ है। तो इन 6 बार के संशोधन में समय समय पर नागरिकता देने, छीनने, इन सबको लेकर के संशोधन किए गए हैं। अब यही एक संशोधन ये था CAA 2019। इस संशोधन के तहत क्या था, इसके तहत कहा यह गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भाग करके भारत में आए हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है। तो यहाँ पर बहुसंख्यक है मुस्लिम, और अल्पसंख्यक हैं बाकी की धर्म जातियां, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी, है ना। तो ये सभी जो अल्पसंख्यक है, वो अगर भारत में आए हुए हैं मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम तो वहां पर बहुसंख्यक हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कब, अगर वो दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हैं तब। तो अब भाई इसमें मुस्लिम के अलावा बाकी जो आए हुए हैं धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको दी जा रही नागरिकता। इसीलिए मुस्लिमों में हो रहा है विरोध, क्योंकि कुछ अफवाहें मुस्लिम लीडर्स के द्वारा ये फैलाई गई हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो वहां से आए हुए हैं धार्मिक प्रताड़ना के कारण, जो गैर मुस्लिम है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। ये चीजें मैंने उस वीडियो में भी क्लियर करी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से और एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए। तो हरियाणा में दोस्तों वहां के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया है, और उनके इस्तीफा के बाद नए मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिए गए। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायाब सिंह सैनी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नायाब सिंह सैनी। ये भी बीजेपी पार्टी से ही हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर बगल में खड़े हुए हैं। तो बाद में इन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद इनका पैर भी छुआ, मतलब कि पार्टी का ही डिसीजन था। यहाँ पर क्या हुआ कि इनको बना दिया गया नया CM। मनोहर लाल खट्टर ने दे दिया इस्तीफा। यहाँ पर देखो होता क्या है ना, राजनीतिक मतलब मामला ये समझो कि जब कोई मुख्यमंत्री की उम्मीद रहती है कि भैया ये दोबारा नहीं जीतेंगे, तो क्या करवाते हैं कि लास्ट में चुनाव से पहले उनसे इस्तीफा दिलवा देते हैं। तो एक सेंटीमेंट बदल जाता है, नए मुख्यमंत्री आ जाते हैं, नया मुख्यमंत्री हो जाता है। मतलब ऐसा आपने देखा था एक बार गुजरात में, उत्तराखंड में, कई जगहों पर आपने देखा था पिछली बार चुनाव से पहले। फिलहाल हरियाणा के नए मुख्यमंत्री अब नायाब सैनी होंगे। इनको वहां के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिला दी है। शपथ राज्यपाल दिलाता है। अच्छा जी, ये बीजेपी के कुरुक्षेत्र से वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन अब इनको चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो 6 महीने के भीतर भीतर यहाँ के विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये सदस्य बनेंगे तो विधानसभा में जाएंगे, तो यहाँ पर इनको सांसदी छोड़नी होगी, यानी लोकसभा का सदस्यता छोड़ना होगा। ठीक है जी। चलिए, तो फिलहाल नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों में और कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनको आप देख लो। AS राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने हैं, विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। NHPC लिमिटेड के CMD राजेंद्र प्रसाद गोयल बने हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा बन गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी को NSG का नया महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ये SSB के महानिदेशक हैं। AM खानविलकर भारत के नए लोकपाल हैं, और MR कुमार बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगला, आप हरियाणा के बारे में अब देख लीजिए यहाँ पर डिटेल में। स्टैटिक पॉइंट हरियाणा आप देखोगे तो ये रहा मैप में हरियाणा।
ये अपना बॉर्डर दिल्ली से लगाता है, उत्तर प्रदेश से लगाता है, उत्तराखंड से भी थोड़ा सा लगाता है, हिमाचल प्रदेश से लगाता है, पंजाब से और इधर राजस्थान से लगाता है। बीजेपी पार्टी से नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा झीलों में अगर पूछा जाए तो सूरज कुंड झील इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दमदमा ब्रह्म सरोवर, सोहना झील है, बसई वेटलैंड है, बड़खर झील है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछा जाता है, कलेसर नेशनल पार्क पूछा जाता है। ये दोनों नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। क्लियर। 22 जिले हैं, 90 सीट विधानसभा में। लोकसभा में यहाँ से 10 सीट जाती है। पिछली बार 10 की 10 सीट बीजेपी जीती थी। फिर अभी 10 लोकसभा चुनाव होने हैं 10 सीटों पर। राज्यसभा में 5 सीट यहाँ से जाती है। आगे, हाल ही में किसने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन दोस्तों अभी हाल में किया है केंद्रीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह जी ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत दिल्ली के ग्रामीण एरिया का उदय करना है उद्देश्य, इसलिए इसका नाम है ग्रामोदय अभियान। तो इस ग्रामोदय अभियान के तहत 41 गांवों में पीएनजी सुविधाएं, पीएनजी बोले तो पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधाओं की आपूर्ति की जाएगी। आजकल देख रहे हो ना पाइप वाला जो गैस सुविधा जब सब लोग लगवा रहे हैं शहरों में, कि अब उनको सिलेंडर नहीं मंगवाना पड़ता है, सीधे पाइप के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचती है और बिल बनता है महीने वाइज। तो वैसे ही यहाँ पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू की गई है 41 गांवों में। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया है। तो इसके लिए काम कर रही कौन सी कंपनी? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। टोटल इसके लिए कुल फंड 960 करोड़ रुपए का जारी किया गया है। तो अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला, यही चीज इंग्लिश में है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो देखो मिशन दिव्यास्त्र जो है, इसको ध्यान रखिएगा, मिशन दिव्यास्त्र है ये, दिव्यास्त्र। ठीक है, तो दिव्यास्त्र का अभी हाल ही में परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, और जो कि है उड़ीसा में, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम किया गया है, ध्यान रखना, ये बात भी पूछी जा सकती है। व्हीलर द्वीप इसे कहते थे, व्हीलर द्वीप है ये, और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो इसी द्वीप पर परीक्षण किया गया है। अगर डीआरडीओ कोई बड़ी मिसाइल, लंबी रेंज की मिसाइल का परीक्षण करना होता है डीआरडीओ को, तो इस द्वीप का सहारा लेती है। अगर छोटी मिसाइलें हैं तो पोखरण में जाकर के वो लोग मिसाइलों का परीक्षण कर लेते हैं, या लद्दाख वगैरह में कर लेते हैं। लेकिन जब लंबी दूरी 3000, 4000, 5000 किलोमीटर की दूरी का करना होता है तो समुद्र के द्वीप का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो अग्नि मिसाइल का ही है, अग्नि 5 का ही ये एक समझो एक वर्जन है। और अग्नि 5 लग गया तो मतलब तुरंत 5500 किलोमीटर की आप रेंज बढ़ा दो। तो क्योंकि रेंज के हिसाब से हम लोगों ने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 डिवाइड किया हुआ है। अग्नि 5 का ही एक उन्नत संस्करण है, और एक एक समझ लो कि अद्भुत संस्करण है। क्यों? क्योंकि इसका नाम देखो दिव्यास्त्र रखा गया है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स है, जिसे कहते हैं MIRV। इस तकनीक के तहत क्या होता है कि एक ही बार में स्वतंत्र रूप से मल्टीपल टारगेट को अटैक कर सकता है, और वो भी गाइडेड तरीके से। यानी इसीलिए नाम इसका रखा गया है दिव्यास्त्र। ये दिव्य है अस्त्र, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक बार अटैक छोड़ मतलब लॉन्च कर दिया गया मिसाइल को टारगेट लॉक करके, तो कई टारगेट भी हो क्यों ना, ये अलग अलग जगहों पर इंडिपेंडेंटली जा जा करके टारगेट कर करके मारेगी। तो ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप सुने थे महाभारत में बर्बरीक का किस्सा, कि जिन्होंने जो पीपल का पेड़ था, शायद पीपल का ही पेड़ था, उसके एक ही बाण में सारे पत्ते जा करके छेद दिए थे, और लास्ट में एक पत्ता जो कृष्ण भगवान ने छिपाया हुआ था पैर से, उस पर भी जाकर के तीर घुस गया था। तो वही गाइडेड जो है उसी तरीके से ये भी है, और दिव्यास्त्र इसका नाम रखा गया है। डीआरडीओ ने इसका भी सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे कहते थे, वहां से। अभी तक MIRV तकनीक किसके किसके पास है? तो आप कहोगे अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये सब ऑलरेडी इसका परीक्षण कर चुके हैं। अब इंडिया भी इन देशों में शामिल हो गया है। एक और बात, अगर आप RRB रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक खास पुस्तक मैं पेश करने जा रहा हूँ। रेलवे
लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों CBT 1 के लिए आपका नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट, कल ये पुस्तक आ चुकी है और इसका पेज वगैरह भी अब इस बार काफी क्लीन है, व्हाइट है। मतलब आप लोग की डिमांड रहती है पेज जो है काफी व्हाइट कीजिए, तो फिर इस बार काफी अच्छा पेज इसमें यूज किया गया है। तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के स्टूडेंट जितने भी हैं तैयारी करने वाले, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं जो पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं और 5 इसके सॉल्व पेपर हैं, यानी कि जो 2018 में एग्जाम हुआ था वो हैं। तो अभी इसको आप लेना चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से। देखो बहुत ज़्यादा कॉपीज में नहीं छपवाया हुआ हूँ, तो क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे आप लोग कि सर आप अपना प्रैक्टिस सेट बनाइए आप अपने हिसाब से, तब मैं उसको लूंगा। तो वो मैं अपने हिसाब से 10 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस ईयर सेट बनवा करके यहाँ पर दिया हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है हर एक क्वेश्चन का, मतलब आप प्रैक्टिस सेट दोगे जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एंड में आपको सबका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये बुक आपको अमेजन पर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अमेजन से ही। आप जानते हो MJT एजुकेशन की बुक्स जाती हैं, तो आप अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जा करके ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, अगर जिनको अमेजन पर जिनके यहाँ सर्विसेज नहीं है उनके यहाँ कुरियर भी कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा जिसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल कोशिश करना अमेजन से ऑर्डर करने की, जिससे हमारी भी टेंशन कम रहे, किसी को भेजना ना पड़े वहां पर कुरियर कराने के लिए, है ना। अगला, किस राज्य सरकार ने नींगल नलामा योजना शुरू की? अच्छा, ये हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं हो पाई क्योंकि देखो भाई बहुत मेहनत लगती है यार, इतना प्रैक्टिस सेट उसका सॉल्यूशन सबका, समझो आप मैथ उसमें रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए इंग्लिश में नहीं हो पाया है, केवल हिंदी वाले स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, निंगल नलामा योजना किसने शुरू की? तो इसको तमिलनाडु ने शुरू किया है, नाम से ही स्पष्ट है। अर्थ तो हालांकि आपको नहीं पता होगा निंगल नलामा का, लेकिन नाम से आप समझ सकते हो। देखो, निंगल नलामा का मतलब होता है क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके, है ना। मैंने भी एक्सप्लेनेशन ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, मुझे पता नहीं था। क्या आप ठीक हैं, निंगल नलामा, इसका उद्देश्य यही होगा कि सरकार जा जा करके नागरिकों से पूछेगी। अब सरकार में हो सकता है उनके जो पदाधिकारी हैं, DM हैं, उन सबसे पूछवाएगी कि हर एक नागरिक से पूछो कि क्या आप ठीक हो, आप तक योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं। जैसा कि मैं तरह तरह के हर एक राज्यों से बताता रहता हूँ, हर एक राज्य जो है आज के टाइम पर इस प्रकार के अभियान शुरू कर रही है जिससे लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंच सकें। तो इसी क्रम में इन्होंने भी ऐसा ही एक शुरू किया है, निंगल नलामा, अपनी ही भाषा में कि क्या आप ठीक हैं, मतलब आप तक योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं। तो योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए ये योजना है। ठीक है जी, तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से है। अब तमिलनाडु आया है तो इसकी पिछले दिनों में क्यों चर्चे में रहा था, इसको रिवाइज करते हैं। अभी इसरो ने नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स आधारशिला रखी गई है, इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है। सिंधु गणपति तमिलनाडु की पहली ट्रांस ट्रेन टिकट परीक्षक यानी TTE बनी हुई है। और कलेक्नार स्पोर्ट किट पहल शुरू किया गया। उंगलेई थेड़ी उंगलल ओरिल योजना का शुभारंभ किया गया। जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और एक चीज यहाँ पर मिस हो रहा है जो मैं लिख दे रहा हूं, अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली जेट, हाइड्रोजन से चलने वाली जेट जो है वाली जेट, या कहें कि नौका, या जिसे फेरी कहते हैं, तो ये शुरू किया गया। PM मोदी जी ने अभी थूथुकुड़ी तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया था, तो ये भी ध्यान रखना। आगे अब तमिलनाडु से स्टैटिक देख लो। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है, पहले मद्रास के नाम से जानी जाती थी। 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें, 39 लोकसभा में यहाँ सीटें जाती है, राज्यसभा में 18 सीट जाती है। अच्छा, 40 जाती है बिहार में, बिहार से 39 यहाँ से जाती है। उत्तर प्रदेश से 80 सीट जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ महाराष्ट्र से कितनी सीट जाती है लोकसभा में। MK स्टालिन DMK पार्टी से यहाँ के CM है और आनंद रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर गुइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, पुलिकट, कालीवली, सिंगाल नरूर है। इसके अलावा भरतनाट्यम, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। करगट्टम, ओलियट्टम यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने मवेशियों की तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? ऑपरेशन कामधेनु, तो इसको शुरू किया है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने शुरू किया है मवेशियों की तस्करी से निपटने के लिए। वहां पर कुछ एरियाज में मवेशियों के तस्करी के मामले बहुत आ रहे थे, तो उन तस्करबाजों को रोकने के लिए
जो स्मगलर्स थे, जो पशुओं की स्मगलिंग करते थे, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया वहां की पुलिस के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो जम्मू, सांबा, कठुआ, इन सभी रेंज में ऐसी घटनाएं हो रही थी। क्लियर है, याद रहेगा। अगला, दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार कौनसीवीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में एशियाई एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता? तो दोस्तों, सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का खिताब लगातार छठी बार इसने जीता हुआ है। इस बार मुझे भी जाने का मौका मिला दिल्ली एयरपोर्ट। वाकई में भाई साहब, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, क्या बताऊं मैं आपको। इतना बड़ा एयरपोर्ट कि लखनऊ एयरपोर्ट उसके सामने कुछ ही नहीं है, समझ लो। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और देखो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब भी पाया हुआ है। तो छठी बार लगातार ये पाया हुआ है दिल्ली का ये एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पर देखा जाता है प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है। मतलब जहां पर 40 मिलियन से ज्यादा यात्री आते हों साल भर में, उनको रैंक किया जाता है और फिर उनमें देखा जाता है कौन बेस्ट है। तो उसमें दिल्ली हवाई अड्डा जो है ये लगातार 6 बार से टॉप पर आता रहा है। तो यहाँ एएसक्यू बोले तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स है ये। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी अगर जानना चाहो तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी। ठीक है, आगे। मार्च 2024 में पीएम मोदी जी ने कहां पर सेला टनल का उद्घाटन किया? तो सेला टनल का उद्घाटन दोस्तों पीएम मोदी जी ने अभी अरुणाचल प्रदेश में किया है। सेला टनल जो है, खास बात यह है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये टनल है और इसका ईटानगर में ये है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में इसका इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। 2019 में बनना शुरू हुआ था, आधारशिला रखी थी इन्होंने ही, और 825 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में। अभी इसका उद्घाटन हुआ है। सेला टनल ये दुनिया की सबसे लंबी द्वि लेन सुरंग है, मतलब डबल लेन सुरंग है, दुनिया की सबसे लंबी। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद होगा, अभी कल ही मैंने बताया 27वां जिला इसका बनाया गया बिचोम। बिचोम याद रखना। 100% संतृप्ति हासिल करने वाला हर घर जल योजना का ये पहला पूर्वोत्तर का राज्य और देश का 10वां राज्य बना था। विशेष बाघ संरक्षण बल की इन्होंने मांग की हुई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया अभी। ठीक है, आगे। ये स्टैटिक है, कल इस पर हम लोगों ने बात किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं लवकुश कुमार। लवकुश कुमार को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। ये दोस्तों बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं गुजरात में। इसके अलावा ये 33 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा ये पत्रकार भी रह चुके हैं। तो इनको अभी हाल ही में बना दिया गया है एनसीएससी का, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नया अध्यक्ष। क्लियर है, चलिए। एनसीएससी की स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एक एग्जाम में किसी, तो आप याद रखना इस आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है इनके अध्यक्ष की। ठीक है जी, आगे। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। यहाँ पर वो क्वेश्चन है जो मैंने कल आपसे पूछे थे, फिर मैं पूछूंगा आज आपका क्वेश्चन, आपको उसका आंसर देना है। बहुत सारे लोग ना जवाब नहीं देते लास्ट डे के क्वेश्चन का, जवाब जरूर दिया करो। 16 मार्च को पूछा गया था कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खसरा दिवस मनाया जाता है आज। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश नागालैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज आपको क्या बताना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई, कब से शुरू हुआ ये मनाया जाना, ये बताइएगा जरूर। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं? सबसे ज्यादा पुरस्कार किस फिल्म में जीते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो ऑस्कर अवार्ड पर आज दिन में एक वीडियो आएगी जिसमें पूरा और डिटेल Q&A सेशन में रहेगा। बहुत लोग को डिमांड होती है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक वीडियो की, जिससे एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करना हो तो वो आकर के उस खास वीडियो को देख करके रिवाइज कर सकें। तो वो वीडियो भी आज दिन में आपके लिए ला दी जाएगी। बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पुरस्कार सम्मान की भी क्लास आज आएगी। अब देखो, अभी तक ना ये किताब पर के चक्कर में लगा हुआ था मैं, और इसी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ, बहुत सारी क्लासेस वगैरह नहीं हो पाई। अब ये किताब आ गई है यहाँ पर, तो अब मैं भी संतुष्टि से
बिल्कुल प्रेम से आपकी क्लास वगैरह लूँगा, और कई सारी क्लासेस आएँगी। साइंस की भी क्लास शुरू की जानी है। इसके अलावा आपका जो टॉपिक वाइज़ आ रहा है ये तो आएगा ही। इसके अलावा आप जो है ये करंट अफेयर की जो भी चीज़ें पाओगे वो भी मिलता रहेगा आपको। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार, कभी कहते नहीं है, भूल जाते हैं तो फिर आप लोग करते ही नहीं हो। लाइक वगैरह भी कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।